तो मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, और ये मुकाबला पुणे में है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के मैच शिफ्ट हो गए पुणे में। तो अमित भाई, क्या कुछ फर्क पड़ेगा इससे, या महेंद्र सिंह धोनी लास्ट टाइम कह सकते हैं उनके लिए ये भी होम ग्राउंड था, तो होम अवे फ्रॉम होम, एक और होम महेंद्र सिंह धोनी का? देखिए, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अगर आप बात के 2 साल ऑलरेडी पुणे में खेले हैं, राइट। कोच भी स्टीफन फ्लेमिंग थे, धोनी कप्तान थे, एक साल कप्तानी नहीं की। पर यह है कि आपका जो फैन फॉलोइंग है ना, वो थोड़ा कम हो जाए। जो चेन्नई का माहौल और पुणे का जमीन आसमान का एक्साइटेड भी थे कि 2 साल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हो रही है, तो एक फन जो एलिमेंट था, एक एक्साइटमेंट का जो एलिमेंट था फैन का, वो शायद उनको तो निराशा हुई है चेन्नई। देखिए, निराशा 2 चीजों का फर्क पड़ता है रवीश। एक तो आप चेन्नई की बात करें, वहां का ह्यूमिड और कंडीशंस, राइट, वहां पर क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप पुणे की बात करें, थोड़ा अगर मॉडरेट क्लाइमेट कह सकते हैं, क्योंकि मुंबई से थोड़ा पास है, बहुत अच्छा शाम का। अगर वहीं चेन्नई के अंदर थ्रेट है दूसरी टीम के लिए खेलना, क्योंकि ये चेन्नई की टीम है, ये ऑलरेडी 8 साल वहां खेली है और सब वहां के विकेट्स, माहौल, जो भी कह सकते हैं, जितने भी चीजें वाकिफ हैं। पर यहाँ के कंडीशंस आप डिफिकल्ट हो, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी मैच यहाँ नहीं खेले, आपने प्रैक्टिस यहाँ नहीं की, आपने कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेले, ये थोड़ा अगेंस्ट जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि दोनों टीमों के लिए एक नया फ्लेवर होगा यहाँ पर पुणे के मैदान पर। लेकिन अमित भाई, क्या स्ट्रेटेजी वाइज महेंद्र सिंह धोनी चेंज कर सकते हैं? पिछले जो आपने उनके 3 मुकाबले देखे और जिस तरीके से लगा कहीं पे कि बैटिंग फंस रही है, एक मैच आपको जरूर ड्वेन ब्रावो ने जिताया, एक सैम बिलिंग्स ने आपको मैच जिताया, एक में धोनी खड़े हो गए, लेकिन कंबाइंड एफर्ट बल्लेबाजी में शायद नदारत रहा। देखिए, मैं बैटिंग अभी भी कहूंगा चेन्नई की स्ट्रांग है, बॉलिंग एक कंसर्न रहेगा। अगर आप पिछले 2 मैच की बात करें, हमने देखा कि 200 रन के आसपास 193 या 194 मोहाली में बने, राइट, और उससे पहले 200 रन केकेआर के खिलाफ चेन्नई में जो चेस की इन्होंने, तो कहीं देखा बॉलिंग कंसर्न है। अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे तो रन नहीं रुकेंगे, अगर आप विकेट लेंगे तो रन रुकेंगे। तो अभी तक ऐसा कोई बॉल नजर नहीं आया किसी स्पिनर की तरफ से, हाँ, कि ये स्पिनर हमारा है जो पूरे 14 के 14 मैच खेलेगा। बेशक आप इमरान ताहिर की बात करो या जडेजा की, बज्जी की बात करो, तीनों ने अभी तक ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया। स्ट्रेटेजी स्पिनर्स के इर्द गिर्द घूम रही है इस सीजन में। अगर आप हर देखें, हर टीम की, केकेआर की चाहे बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, स्पिनर्स के साथ रणनीति सबकी घूम रही है। चेन्नई के पास अच्छे स्पिनर्स थे, इमरान ताहिर T20 के नंबर 1 स्पिनर रह चुके हैं, हरभजन सिंह इतने जब एक्सपीरियंस्ड हैं, जडेजा, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। देखिए, चेन्नई के अंदर ये क्वालिटी है कि वो बैक उन्हीं को करते हैं जो क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं, राइट। अगर इमरान ताहिर के बारे आपने बोला कि नंबर 1 है, बज्जी 10 साल से खेल रहे हैं, जडेजा इतने साल से खेल रहे हैं, अगर ये प्रूवन प्लेस बॉल नहीं डालेंगे तो फिर आपको जो आपका बैकअप ऑप्शन करण शर्मा है, शायद वो खेलते नजर आए, क्योंकि फिर आपको कहीं ना कहीं चेंजेस चाहिए। क्योंकि अगर आप इसी कॉम्बिनेशन से खेलेंगे, वो विकेट्स नहीं लेंगे, तो फिर आप कॉम्बिनेशन चेंज करके शायद मुझको लगता है आज करण शर्मा खेल सकते हैं। एक चीज और भी कि अगर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की भी बात करें तो हमने महेंद्र सिंह धोनी की स्ट्रेटेजी हमेशा से देखी है कि स्टार्टिंग टाइम से अगर हम बात करें, कभी डग बॉलिंजर को खिलाया, कभी हिल्फेनहॉस को खिलाया, कभी मखाया एंटीनी को खिलाया, यहाँ पे भी लाए थे पहले मैच में मार्क वुड को, लेकिन उनको बिठा दिया। अभी आपके पास इंग्लैंड के 2 ऑप्शन मौजूद हैं, डेविड विली भी है, मार्क वुड भी है। क्या उनके लिए कोई चांस बन सकता है? क्योंकि ब्रावो और शेन वॉटसन वो पेस जनरेट नहीं करते हैं जो कि स्ट्राइक बॉलर को चाहिए होता है नई गेंद से। मुझको लगता है ये दोनों खेलेंगे, करण शर्मा और विली आज खेल सकते हैं और चेन्नई वाला कैप पहली बार डाल सकते हैं। पर ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आप लास्ट 2 मैचेस की बात करें, आप ऑलमोस्ट 400 रन आपके बॉलर्स दे चुके हैं। अगर ये 2 चेंजेस आते हैं, आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर शायद आपका ट्रम्प कार्ड साबित भी हो सकते हैं। अगर इन दोनों ने अच्छी गेंदबाजी कर दी, शायद आपकी जो ढूंढ रहे थे ना बॉलर, स्पिनर और मीडियम पेसर, ये दोनों पूरा काम कर सकते हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? महेंद्र सिंह धोनी पिछली बार तो डिफेंड करते हुए नजर आए कि रविंद्र जडेजा को स्टीवन फ्लेमिंग ने ऊपर भेजा था ब्रावो से, लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? क्योंकि 2 मैचेस में तो हमने देख लिया कि जब जडेजा ऊपर आते हैं मैच फंस जाता है, और वहां पर फिर लास्ट बॉल फिनिश, हर बार आप जीत नहीं सकते मैच को। देखिए, एक तारीफ आपको करनी पड़ेगी कप्तान की कि आपने एक प्लेयर को अगर तैयार कर तो बैक कर रहे हैं, राइट। बेशक आप मैच जीते अगर आप हार रहे हैं तो शायद हार रहे हैं तो सवाल उठेंगे। वो खुद एज ए कैप्टन, और उन्होंने एक बात बोली कि डगआउट में स्टीफन फ्लेमिंग बैठे हैं, वो डिसीजन ज्यादा बेहतर लेते हैं कि कि अगर उनको लगता है कि जडेजा हमारे फिनिशर बन सकते हैं तो इसलिए उनको बैक करें। अगर उनको नहीं लगता कि नहीं कर सकते तो ब्रावो फिर उनसे ऊपर आएंगे हर मैच में, फिर जडेजा अपने 7 नंबर नॉर्मल जो नंबर उसी नंबर पे खेलते नजर आए। अमित भाई, खेल की बात बाद में करूं, लेकिन एंटरटेनमेंट फैक्टर हर जगह रहता है क्रिस गेल के साथ। यानी पार्टी एनिमल तो है ही, लेकिन बिंदास अंदाज रहता है, और अगर आप केक भी काट रहे हैं तो मौज मस्ती का पूरा मौका देते हैं अपने साथ, करते भी हैं, खिलाड़ियों को भी मौका देते हैं साथ में। देखिए, जब बैट लेके चलता है यूनिवर्स बहुत सी दिखाते हैं अपने आप को, और जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की है, हर फ्रेंचाइजी सोचेगी कि हमने पिक क्यों नहीं किया, पर सबको इसलिए पिक नहीं किया, सबको इनकी फिटनेस का लग रहा था। लास्ट ईयर का फॉर्म था जो, वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि आरसीबी ने खुद बाहर बढ़ाया। पर वही बात है कि सब फ्रेंचाइजी ने वेट किया, 2 बार अनसोल्ड के, तीसरी बार किंग्स ने कहा चलो पिक करते हैं, अगर हमें ये 2 मैच खिलाते जिता देते हैं
वो 2 मैच जिता दिया पूरा, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने बोला था कि हमारा पैसा वसूल है, तो पैसा वसूल कर दिया है और साथ में ग्राउंड में भी एंटरटेन जो इन्होंने 2 मैचों में किया है और यहाँ से लगता है कि ये टीम की लय बन चुकी है। अब क्रिस गेल को रोकना मुश्किल हो, क्योंकि अब पहले सब सोचते कि फिंच, मिलर, स्टोनिस थे, पर हर टीम की अब रणनीति चेंज होगी, क्रिस गेल को कैसे रोका जाए। लेकिन अमित भाई ये ऐसा क्यों होता है कि कई बार केकेआर ने उनको छोड़ दिया, उसके बाद आरसीबी में जब विजय माल्या थे वो उनको लेकर आए, आरसीबी का मैनेजमेंट क्रिस गेल को लेकर आया, फिर तो क्रिस गेल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबरदस्त पारियां खेली और इस बार भी ऐसी, वो ऑक्शन में किसी ने उनको खरीदा नहीं, फिर अचानक से किंग्स 11 पंजाब को ध्यान आया, 2 करोड़ का बेस प्राइस, लेकिन पूरा पैसा वसूल करवा दिया, 2 मैच अपने दम पे जितवा दिए। देखिए वही बात है कि जो फ्रेंचाइजी का वर्किंग होती है वो ना लास्ट ईयर की बड़ी वर्किंग करते हैं कि लास्ट ईयर किस प्लेयर ने कैसा प्रदर्शन किया, उसके फिटनेस ऑफ लेवल कितना। अगर आप 3-4 प्लेयरों की बात करें इंडियन प्लेयर, वो भी बेस प्राइस पे गए हैं, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और गौतम गंभीर थोड़ा बेस प्राइस ऊपर गए हैं। किसी भी आप बड़े प्लेयर की बात करें, वो एज के साथ से सबको रुकना पड़ता है, शायद क्रिस गेल इसी बेस प्राइस पे रुक गए। पर वही बात है ना कि फॉर्म तो फॉर्म ही होता है और टेम्परेरी नहीं रहता, पर ये टैलेंट वाइज है ना क्रिस गेल, इसने दिखा दिया 21 सेंचुरी मैंने ऐसे नहीं बनाई। जी हाँ बिल्कुल, और यूनिवर्स बॉस उनको कहा जाता है और कहीं भी T20 क्रिकेट की लीग हो वहाँ पे धमाकेदार परफॉर्मेंस देते ही हैं क्रिस गेल। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद को हार मिली, किंग्स 11 पंजाब ने जीत हासिल की। इस मुकाबले में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। क्रिस गेल ने 104 रन की पारी खेली, गेल ने अपने पारी में 11 छक्के भी लगाए। पंजाब ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 193 रन बनाए और हैदराबाद को जीत कर 194 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 178 रन ही बना पाई और 15 रन से मैच को गंवा बैठी। और कहीं ना कहीं अमित भाई अब ये भी लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद, जिनकी बॉलिंग को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जाता था, लेकिन कल क्रिस गेल ने जो बल्लेबाजी की, राशिद खान पे जो 4 छक्के लगाए, शायद बता दिया कि जब क्रिस गेल का दिन है तो कोई भी बॉलिंग अटैक हो उसकी तो ऐसी धुनाई होगी। देखिए आप नाम पे नहीं चल सकते, आप अपने दिन पे बॉल क्या डालते वो बड़ा डिपेंड करता है। पर क्रिस गेल जैसा प्लेयर अगर खड़ा होगा, आप राशिद खान को लीजिए, आप भुवनेश्वर को लीजिए, आप किसी को भी लिया, पर मैं एक चीज़ मानता हूँ, ठीक है आप किंग्स 11 मैच जरूर जीती है 15 रन से जी, पर शिखर धवन का फैक्टर भी बड़ा मिस किया, क्योंकि अगर वो इंजर्ड ना होते शायद मैच डिफरेंट भी जा सकता है। इनफॉर्म बल्लेबाज क्योंकि एक शिखर धवन भी वैसे ही प्लेयर हैं जैसे क्रिस गेल खेलते हैं। अगर वो खेलते हैं तो वो भी 40 बॉल में 70 या 60 रन बना के जाते हैं। अगर वो शुरुआत इनको नहीं मिली, अगर पहले 6 ओवर की बात करें, वीरेंद्र सर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर में 9 रन दिए, तो शायद वो 3 ओवर हैदराबाद को नुकसान कर। मान रहे कि सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी में शायद वो दम नजर नहीं आ रहा है जो कि बाकी टीमों, अगर किंग्स 11 पंजाब के साथ हम उनका कंपैरिजन करें, क्योंकि आपके पास मनीष पांडे थे, आपके पास यूसुफ पठान भी थे, लेकिन किसी न किसी खिलाड़ी को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी विद अ गुड स्ट्राइक रेट। देखिए स्ट्राइक रेट पर वही बात है कि जब सीजन स्टार्ट हो तो उससे पहले डेविड वार्नर कप्तान थे, एक वार्नर फैक्टर भी इनको नुकसान दे रहा है, क्योंकि वार्नर अपने दम पे मैच जिताते थे। कई प्लेयर ऐसे हुए कि जो सीजन स्टार्ट होने से पहले इंजर्ड हो गए, कई टीमों का कॉम्बिनेशन खराब हो गया, कई जिनको प्लेयर को आप कहते हैं रुका, जैसे दिल्ली ने क्रिस मॉरिस को रोका, वो मैच नहीं खेल रहे। आपने अक्षर पटेल किंग्स 11 के लिए उनको रिटेन किया, वो नहीं खेले, कई रिटेन प्लेयर्स बाहर बैठ रहे हैं। आप ये सोचिए कि जो आपने रणनीति बनाई थी ऑक्शन से पहले कि ये हमारे प्लेइंग 11 में होंगे, वो 11 से बाहर जा रहे, तो ये चीज थोड़ा अचंबा दे रही है कि जिस प्लेयर का फॉर्म होगा वही 11 में खेलेगा। रिटेन प्लेयर्स अगर नहीं करेंगे तो वो बाहर भी बैठ सकते हैं। जी हाँ, और कल विराट कोहली का मैच है और उनके भी रिटेन खिलाड़ी सरफराज खान, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्योंकि उनको भी बाहर बिठा चुके हैं वो, तो उनको भी सोचना होगा कि ये जो रिटेन खिलाड़ी किए थे, क्या ये स्ट्रेटजी सही थी बाकी टीमों के साथ भी, क्योंकि ऐसा हो रहा है रिटेन प्लेयर्स को बिठा रहे हैं। अमित भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।